सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। जियोमेट्री का एक काफ़ी अच्छा सवाल है और मैं ज़रा इस क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्क कर दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक पर्सपेक्टिव है कि आपका जो जेई एडवांस होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइप का ज्योमेट्री का सवाल होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि जो अ, हमने देखा है कि कानपुर के जो पेपर्स हैं उनमें ज्योमेट्री के सवाल भी अच्छे खासे आए हैं, और आप देख भी रहे होगे पिछले 2 साल से ज्योमेट्री का कोई इतना अच्छा सवाल नहीं आया है। तो इस सवाल को बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसीडर करो और एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो होता है ना, ज्योमेट्री का सवाल अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए, या तो आप उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुसा दो या फिर क्या करो, कैलकुलेशन बढ़ा दो। जेई एडवांस थोड़ी कॉन्सेप्ट पे खेलता है। तो देखो भाई सवाल को, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एलिप्स है ई, जो कि हमें ऐसे गिवन है, जिसमें बताया हुआ है ए यहाँ पर बड़ा है बी से, तो इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना। फिर हमें क्या बोला है, एक सर्कल है सी, जो कि ड्रॉ करा गया है फोकाई ऑफ ई से और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। ये मैं हाईलाइट कर दूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन लिखी है, ठीक है ना। फिर हम पढ़ते हैं आगे। दिस इज़ सर्कल, नहीं यहाँ पे दिस इज़ नहीं आएगा। दिस सर्कल सी इज़ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन एलिप्स एफ, ठीक है ना। ऑक्सिलरी सर्कल है किसी एफ का, एफ एलिप्स का, whose vertices are the foci of given ellipse E, ठीक है, whose eccentricity is same as that of E। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ ली है, इसको एक बार डायग्राम में बना के दिखाता हूँ ना। तो सबसे पहले हमारे पास एक एलिप्स है, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं शेप्स में एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ एलिप्स है। फिर हमारे पास क्या गिवन है, फिर हमें एक सर्कल गिवन है। लेट्स से मैं एक सर्कल बना लूँ, ठीक है। तो इस सर्कल को इसके अंदर बढ़िया से हम रखने की कोशिश करते हैं, सच दैट कि ये टच करे। तो कुछ ऐसा टच करते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसा कोई सर्कल है। तो मैं ज़रा लाइंस बना देता हूँ ना। तो यहाँ पे एक लाइन तो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और एक लाइन हम बना देते हैं वर्टिकल, ठीक है। डायग्राम परफेक्ट। यहाँ पे वो बोल क्या रहा था, ऊपर उसने कहा था कि जो सर्कल सी है, जो हाईलाइट करा हुआ है, सर्कल सी इज़ ड्रॉन पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ ई। तो ये बाहर वाला इलिप्स जो ई है, उसके जो फोकाई होंगे वो यहाँ पर है, ठीक है। ये उसके फोकाई है, और जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है, जिन पे वो टच कर रहा है। ये वाली लाइन लिखी थी इधर, है ना, ठीक है। फिर हमें क्या कहा था, हमें बोला था एक एफ वाला इलिप्स भी है, ठीक है। एक बार मैं नंबरिंग कर दूं, ये बाहर वाला ई वाला इलिप्स है, उसके अंदर एफ वाला सर्कल, सॉरी सी वाला सर्कल है, और सी वाला जो सर्कल है ना, वो एक ऑक्सिलरी सर्कल है इलिप्स एफ के लिए। तो इलिप्स एफ बनाते हैं अब, इलिप्स एफ। सो लेट्स से मैंने ऐसा इलिप्स एफ बना दिया, ठीक है। तो इसको ज़रा एडजस्ट करते हैं इस डायग्राम के अंदर, और फिर देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, ये हमारा इलिप्स एफ हो गया, जो रेड से करा है ना। तो ये लास्ट वाला अपना इलिप्स एफ हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है इफ़ अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ सर्कल सी। अच्छा, मैं पहले सोचता हूँ कि कॉर्ड ऑफ सर्कल सी इज़ अ टेंजेंट टू इलिप्स एफ
at a point P, and this chord also subtends a right angle at origin, then point P also lies on which of the following options. ठीक है ठीक है चलो देखें फिर। तो एक्चुअल में जो ई वाला इलिप्स है उसकी इक्वेशन कैसी थी? ई वाले इलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री की चीज़ें याद करते हैं। क्या क्या थी कि देखो सर्कल, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस ओरिजिन पे ही है ना, सेंटर ओरिजिन पे ही है, तो ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है ये तो ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका पूरा जिसको हाईलाइट करा मैंने, और जो ये वाला डिस्टेंस है ये दोनों सेम है ना, सर्कल है ना, रेडियस है ना सर्कल के सी के, और ये दोनों अगर तुम इलिप्स ई के लिए देखोगे तो इलिप्स ई के लिए इसकी लेंथ ये बी है, स्मॉल बी, और इसकी लेंथ क्या होगी ए इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए तो ए इंटू ई इक्वल टू बी आ गया। और जैसी ये कंडीशन तुम्हारे पास आई, अब तुम इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, फॉर्मूले में डाल दो। तो यहाँ पे क्या पता लगा, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी बाई ए का स्क्वायर। और अगर तुम इस रिज़ल्ट को देखोगे जो हमने निकाला, b बाई ए की रेशियो क्या आ रहा है, e के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर बन गया। सही बात है कि नहीं? अब इसमें स्क्वायरिंग कर लो और एसेंट्रिसिटी निकाल लो। 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या आ रही है 1/√2। ठीक है ना, एसेंट्रिसिटी 1/√2 आ रही है। तो ई वाला जो हमारा इलिप्स है इसकी एसेंट्रिसिटी क्या हो गई 1/√2। ये चीज़ ध्यान रखना। हमें लास्ट में ये भी बोला था कि जो हमारा इलिप्स एफ है उसकी एसेंट्रिसिटी सेम है, हुज एसेंट्रिसिटी सेम एज दैट ऑफ इलिप्स ई। तो इसका मतलब एसेंट्रिसिटी जो एफ वाले इलिप्स की है वो भी 1/√2 ही होगी। ठीक है ना? तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मुझे ज़रा सी की इक्वेशन लिख के दिखाओ। सी की इक्वेशन कैसे लिखोगे? सी की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि सेंटर तो ओरिजिन पे ही है, और जो इसका रेडियस है वो क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए ई का स्क्वायर। और क्योंकि इसकी ई की वैल्यू तो हमने 1/√2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो तुम। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? फिर अपने पास बात क्या आई, अब एफ़ की इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे। जो एफ इलिप्स है उसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो एफ इलिप्स के लिए क्या है, ए इंटू ई, जो ये लेंथ है ना, ये एक्चुअल में उसकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है। तो इसका मतलब अगर मैं डिपिक्ट करूं कि एफ़ की इक्वेशन जो है वो लेट से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए है, या फिर तुम कह लो कैपिटल ए है, उसकी वैल्यू ए इंटू ई होगी। सही बात है कि नहीं? क्लियर है बात? तो यहाँ से अपने पास सिंपल बात क्या आई, a/√2 आ गया ये। और फिर तुम b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैपिटल B की। कैसे? क्योंकि एसेंट्रिसिटी तो सेम है दोनों इलिप्स की, है ना। तो यहाँ पे क्या पता लगा कि भाई जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है कुछ ऐसा है ना, 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे अपने पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, ये b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ई स्क्वायर का रूट। तो a की वैल्यू तो तुम्हें यहाँ पे पता लग गई है, तो कैपिटल B की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2,
और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या डालोगे 1/√2। ई का स्क्वायर क्या बनेगा 1/2, 1 से माइनस करोगे 1/2 बन गया, तो यहाँ पे 1/√2 ही आ जाएगा ये भी। तो ये a/2 के बराबर आ गई वैल्यू। तो जो f की इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, x² डिवाइडेड बाय a², ठीक है, और 2 को ऊपर भेज दिया। यहाँ पे क्या बन गया 4y² डिवाइडेड बाय a² इक्वल टू 1। क्या इधर तक क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करा है और कंडीशंस ही लगाई है हमने बेसिक, है ना। फिर अपने पास क्या आ गया, हमें क्या बोला था और हमें बोला था कि एक P पॉइंट है, हाँ ठीक है, इफ़ अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ सर्कल C, ठीक है, इज़ टेंजेंट टू इलिप्स F एट पॉइंट P, ठीक है। तो P पॉइंट तो F पे लाई कर रहा है ना, ध्यान से देखते हैं हमें क्या बोल रहा है वो। हमें बोल रहा है वो कि ये एक मान लो P पॉइंट है लेट से, तो यहाँ से एक आप कॉर्ड बना दो, यहाँ से एक टेंजेंट बना दो ना, तो एक टेंजेंट बनाए, ठीक है, ये टेंजेंट बन गई। अब ये जो टेंजेंट है, ये तुमने ये जो पॉइंट लिया था ये P पॉइंट है, ये जो टेंजेंट ये कॉर्ड बन गई C सर्कल के लिए। ये जो कॉर्ड है ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, इसको हम इससे डिपिक्ट कर देते, तो पर्पल से यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ। ये जो ओरिजिन पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो एक राइट एंगल है, क्लियर है बात। और तुम्हें ये भी पता है अगर P पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो P पे जब तुम एक लाइन खींचोगे तो ये भी राइट एंगल होना चाहिए। अब मेरा ज्योमेट्री इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे P पॉइंट मैंने इतना अच्छे से लेट नहीं किया, तो मैं दोनों राइट एंगल नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन है, सही बात है, पूरी सही बात है, समझ आ गया इतना। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग हम याद करते हैं, हमने बहुत पहले एक वक्त है जब आप 9वीं या 10वीं में होगे, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते सीधा ट्रायंगल ही बना लेते हैं ना। तो यहाँ पे तो हमने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, लेट्स से ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहाँ पर राइट एंगल है, और ये जो राइट एंगल है ये एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को मान लो ये लेंथ कह दूँ कि ये x लेंथ है, यहाँ तक ये लेंथ y है, ये लेंथ y है, ठीक है ना, क्लियर है। और मान लो कि ये लेंथ z है, क्लियर है, ये लेंथ z है, और ये मान लो w है, ठीक है, लेट से कोई भी मान लो, ऐसे कोई इतना इशू नहीं है। और जो ये बीच वाली लेंथ है, इस लेंथ को मान लो ये h है। तो क्या h का तुम रिलेशन दे सकते हो बाकी साइड लेंथ्स के साथ? ये तुमने बहुत आराम से पढ़ा होगा कि जो h है उसको तुम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू वाई लिख सकते हो। आई होप सो कि तुम लोगों को याद है, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री से ये बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो तुम। और जैसे ही तुम्हें ये रिज़ल्ट पता है, तुम एक और चीज़ निकाल सकते हो कि अगर तुम इस ऊपर वाले ट्रायंगल को देखोगे, है ना, इस ट्रायंगल को देखोगे, तो तुम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ w² माइनस h²। और जब तुम दूसरे ट्रायंगल को देखोगे, इस ट्रायंगल को, इस छोटे वाले ट्रायंगल को, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे, तुम बोलोगे y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर z² माइनस h² है। और जब x और y की दोनों की वैल्यूज़ इसमें डालोगे तो h का क्या रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा h की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी w² z² डिवाइडेड बाय
डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप सो कि आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है और यहाँ पर अगर इसकी एप्लीकेशन करोगे तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा, है ना। वरना तुम्हारे पास एक और आइडिया भी है, अगर तुम्हें मान लो ये कभी याद नहीं रहा तो इसमें एक लंबा तरीका भी है। लंबा तरीका क्या है? लंबा तरीका है होमोजेनाइजेशन का। अगर आपको याद हो, होमोजेनाइजेशन आपने टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। होमोजेनाइजेशन क्या करता था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देता था तुम्हें, ठीक है। तो मतलब बेसिकली तुम्हारे हाथ क्या लग जाएगा, ये ओरिजिन से जो यहाँ तक ये लाइन निकल रही है और यहाँ से यहाँ जो लाइन निकल रही है, इन दोनों का पेयर ऑफ इक्वेशंस दे देगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, और फिर तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इतना रेकमेंडेड नहीं है होमोजेनाइजेशन ना, एक्चुअली कैलकुलेशन को काफ़ी लंबा कर देता है, तो आई डोंट रेकमेंड दैट। इससे अच्छा कैलकुलेशन ही कर लो। अब देखो यहाँ पे जैसे ये रिज़ल्ट है, इसको सीधा यूज़ करो, है ना। तो यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे ये वाला? क्योंकि ये वाली लेंथ हमें आराम से पता है। ध्यान से देखो डायग्राम में, जो ये लेंथ है, मैं हाईलाइट करता हूँ ब्लू से, तो जो ये वाली लेंथ है और जो ये वाली लेंथ है, ये दोनों रेडियस है सर्कल के, है ना। और यही हमारे डब्ल्यू और जेड थे डायग्राम में जो मैंने नीचे बनाया था। तो ये दोनों बराबर भी हैं और इसकी लेंथ भी पता है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये आया कि भाई एक्चुअल में मेरी कंडीशन क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड इक्वल टू ए बाई रूट टू, है ना। सर्कल का रेडियस ए बाई रूट टू था, तो ये कंडीशन मेरे क्वेश्चन में है। इसको डालो इसमें, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या आ गया ऊपर, तो अगर डब्ल्यू इक्वल टू जेड रखोगे ना, तो ओमेगा डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बाई रूट टू आ जाता है आंसर ना। बेसिकली इसका रिजल्ट डब्ल्यू बाई रूट टू आएगा। डब्ल्यू की वैल्यू डालो, तो यहाँ पे ए बाई टू आ रहा है, एच की वैल्यू ए बाई टू होगी। तो इधर से पता क्या लगा, ये जो डिस्टेंस एच है, ये जो डिस्टेंस एच है ना, ये क्या है, ये तो ओरिजिन था, ये पॉइंट पी था, और ये टेंजेंट है, ये पूरी टेंजेंट है। तो इधर से क्या पता लगा कि ओरिजिन से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है वो एच है, वो मिल गया है ना, मुझे मिल गया। तो पी पॉइंट का लोकस निकल जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। हमें पी पॉइंट का लोकस ही तो निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है उसको लिखना पड़ेगा पहले तो, है ना। पी पॉइंट कोई भी लेट कर लो, क्योंकि लोकस निकाल रहे तो पी पॉइंट को लेट कर लो। पी पॉइंट को हमने लेट कर लिया एच कॉमा के, ठीक है ना। तो पी पॉइंट से जब तुम इलिप्स की टेंजेंट निकालोगे, कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर है, उसको एक्स इंटू एच रख दो, है ना। तो 2xh डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4yk डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बन गई टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है ना। अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, h के बराबर है, जो हमारा नीचे वाला h था, यहाँ वाला, ये वाला h, ठीक है ना। तो सिंपल सी कंडीशन बन गई। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो सीधा, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगा, तो सीधा ही हमारे पास ऊपर तो यहाँ पे -1 बनेगा ना, ये ध्यान रखना, पूरी इक्वेशन ही ऐसी है, -1 इक्वल टू 0। तो -1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2h डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, और वाई का कोफिशिएंट क्या है, 4k डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है डिस्टेंस, a बाई 2 नीचे निकाला था हमने, तो लो भाई निकल जाएगा लोकस, ठीक है ना। बात क्लियर है? तो आई होप सो कि बहुत ही क्लियर रहा होगा क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व ही कर लो, क्या बन रहा है, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना। 2/a इक्वल टू 2/a का स्क्वायर, ये बन रहा है 2h बाय ए स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये h स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी
सेपरेट कर देता हूँ ना, ये 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए की पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 4 का स्क्वायर है ना, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की पावर 4। ए स्क्वायर को काट दो, ए स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ, 4 का फैक्टर काटा तो अपने पास बन गया ये। अब क्योंकि लोकस में जब भी तुम्हारे पास एच और के में इंडिपेंडेंट आ जाए तो एच को एक्स बना दो, के को वाई बना दो, तो लोकस क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा आंसर है। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, पूरा अच्छा सवाल है, तो ए ऑप्शन बन रहा है। ठीक है ना, बाकी एक चीज़ है कि अभी भी ये क्वेश्चन पूरा मतलब तुम ऐसा मत लगा लो कि अभी इसमें और ऑप्शंस नहीं हो सकते। ध्यान से देखो, ये मल्टीपल करेक्ट है ऑप्शंस। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात सिंपल है कि देखो ये बी ऑप्शन तो चलो ठीक है, ये तो गलत है ना, ये नहीं बन रही सेम इक्वेशन। लेकिन सी और डी में एक्चुअली है क्या, यहाँ पर बी की इन्वॉल्वमेंट भी डाल दी है ना, स्मॉल बी की। तो स्मॉल बी की वैल्यू ए की टर्म्स में निकालो। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल वाला जो हमने निकाला था, इधर से क्या पता लगा कि b की वैल्यू जो है ना वो a/√2 है ना, b की वैल्यू a/√2 है। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है a²/2। ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू ज़रा इसमें डाल के देखो कहीं सेम इक्वेशन ना बन जाए, है ना। ठीक है, ये दोनों एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, कहीं सेम इक्वेशंस बन रही हैं तो फिर हो सकता है ये भी ऑप्शंस में हो, है ना। वैसे रिजेक्ट करने का एक साफ साफ तरीका पता है क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का यहाँ पे रेशियो देख लो कोफिशिएंट्स का ना, ये 34 है और ये 10 है, ये कभी भी 1:4 नहीं बन पाएगा, ये 1 और 4 का पेयर नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 है ना एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे 4 है, ये नहीं बन पाएगा कभी भी, कोई भी डिवाइड कर दो ना। सिमिलरली अगर तुम सी ऑप्शन देखोगे, सी ऑप्शन में भी क्या है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 14 है, तो ये 1 और ये 4 किसी भी डिवीजन से नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाए ए स्क्वायर का, वो बन नहीं पाएगा सेम। तो सिर्फ ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, सी और डी भी गलत है। ठीक है बात, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री देख ली, और ये चीज़ थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिक मीन होता है। एंड आई होप सो कि आपको ये 9वीं 10वीं वाले ये जो बेसिक्स हैं ये आपको क्लियर होंगे, है ना। ये बेसिक्स ही कभी कभार जेईई एडवांस में एक छोटा छोटा रोल प्ले करते हैं जिससे कैलकुलेशंस रिड्यूस होती है। अगर हमें ये नहीं पता होता, है ना, तो ये सवाल लंबा हो जाता, हमें होमोजेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है या फिर कोई और कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिससे हम रिड्यूस कर पाए कैलकुलेशन को ना, है ना, कुछ और कर पाएँ। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच थी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक और सवाल है। ये भी ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा सवाल है और एक अच्छा रिवीजन टाइप का सवाल है। काफ़ी अच्छी अच्छी ज्योमेट्री है इसमें भी, एक बार इसको सॉल्व करने की ट्राई करो फिर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है एस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो हमें एक फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन है, एल एक रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को, तो लाइन हमें y = mx गिवन है, और हमें s जो है वो कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है, हमें बोला s जो है इंटरसेक्ट कर रहा है l को ओरिजिन पे, जो कि साफ़ है। अगर ओरिजिन पे डालोगे तो अगर x और y को 0 डालोगे तो ये हमेशा 9 के बराबर आएगा सम ना। तो हाँ, s जो है हमेशा ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड जो l है ना लाइन, वो भी ओरिजिन से पास कर रही है, और ये दोनों मीट r पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करता हूँ मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक सर्कल मान लेते हैं, ठीक है, और एक और सर्कल मानते हैं। तो दूसरा सर्कल बना लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ये 2 सर्कल हो गए, एक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और उसको कुछ ऐसा रख देता हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सेंटर से पास होने वाला लगे ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये मान लो सेंटर है, ठीक है, ये मान लो सेंटर है। तो बेसिक बात क्या है कि ये जो एक सर्कल है यहाँ पे, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सर्कल को, ठीक है ना। ये हमारा सर्कल का सेंटर सी है, और जो ये सी जहाँ पे इस जिस सर्कल में घूम रहा है वो मतलब ये जो सेंटर है उसकी ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइंस बना देता हूँ, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो सी है ना हमारा, जो यहाँ पे सेंटर है, ध्यान से देखो, ये जो हमारा सेंटर है ये भी एक सर्कल पे लाई कर रहा है ना। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री भी मैंने आपको बना के दिखा दी है। और जो हमारा फैमिली ऑफ सर्कल का कोई एक सर्कल होगा, है ना, फॉर दिस सी जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वो मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर है ना बात। ये जो नीचे वाला सर्कल है, ये नीचे वाला सर्कल क्या है, सी हमारा जो सेंटर है उसकी ट्रेजेक्ट्री है, सेंटर का पाथ है, ठीक है ना। और ये वाला हमारा कोई फैमिली ऑफ सर्कल्स में से एक सर्कल है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, आपको पता लग जाएगा। इसका जो सेंटर है वो एक सर्कल में घूम रहा है और इसका रेडियस फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बात क्या पता लग रही है कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो 3 है। क्लियर है। और हमें क्या बोल रहा है, हमें बोला इसने कि आर पे कट कर, या वाई इक्वल टू एम एक्स बनाओ भाई, वाई इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, वाई इक्वल टू एम एक्स। इन जनरल कैसी भी बना सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि मैं इन जनरल यहाँ पे सॉल्विंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लाइन बना दी मैंने। हमें क्या बोल रहा है, हमें इसने बोला कि अगर ये तो ठीक है, हमें क्या बोला, आर पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट आर हो गया। और हमें क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है सी डिनोट्स द सेंटर ऑफ एस। एस जो है हमारा कौन सा सर्कल है, ये वाला, ठीक है ना। ये एस इन जनरल हमारा ऊपर वाला जो सर्कल है वो एस है, मतलब एस को बिलोंग कर रहा है। तो हमें क्या बोला है, क्यू डिवाइड सी आर इन द रेशियो 1:2। अब देखो सी आर जो है वो रेडियस है सर्कल का, जो कि लेंथ 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू को बना दूँ तो क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो तो सीधा पता लग रहा है 2 होगा, इसका 1 होगा, है ना। जब डिस्टेंस टोटली 3 है तो 1:2 में डिवाइड करोगे तो एक बन गया, दूसरा बन गया, है ना, 2 बन गया। तो ये डिस्टेंसेस ही आ गए डायरेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना, सी पॉइंट जो है डायरेक्टली हमें गिवन ही है। सी पॉइंट कैसा है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 cos ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या है 3 sin ऑफ थीटा, ठीक है। आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेट करो पैरामेट्रिक में, और लेट से मैं यहाँ पे जो आर्बिट्ररी एंगल मान रहा हूँ पैरामेट्रिक एंगल, वो 5 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 cos ऑफ 5 प्लस 3 cos थीटा कॉमा 3 sin ऑफ 5 प्लस 3 sin थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर तुम्हें ज्योमेट्री की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो तुम्हें यहाँ पे बड़ी मज़ेदार ज्योमेट्री दिख रही होगी कि ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्टली मैंने कनेक्ट करा ओरिजिन को इससे सी से, ठीक है, ओ। ये एंगल फिर थीटा है। और अगर सी पे तुम एक हॉरिजॉन्टल खींचते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं सी को ज़रा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हटाऊँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, सी पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो ये जो एंगल है ये एंगल फाई है, ठीक है ना। क्लियर है। तो आई होप सो कि काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से। बस ये ध्यान रखो कि ये जो पॉइंट है बीच वाला ये सी पॉइंट है, ठीक है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं इधर आसपास लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज्योमेट्री समझनी बहुत ज़रूरी है। सी है जो हमारा, वो हमारे पास क्या आएगा, 3 cos थीटा था, 3 sin थीटा था। अब मैं Q जो है वो आराम से सेक्शन फार्मूला से निकाल सकता हूँ। Q पॉइंट क्या निकलेगा, Q पॉइंट जो है वो डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे ये 1 है ये 2 है,
तो यहाँ पे ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये पता लगा सी वालों से 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्यू जो है वो अपने पास बनेगा 3 cos ऑफ फाई प्लस 3 cos ऑफ थीटा, ये अपने पास आर से आ गया, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा 3 cos ऑफ थीटा, और इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ठीक है ना। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा 3 साइन ऑफ फाई प्लस 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 2 ऑफ 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर है ना बात। तो इसमें मुझे बस ये पता लग गया इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है अगर उसको मैं एच मान लूँ और इसके वाई कोऑर्डिनेट को के मान लूँ, तो एच और के का अगर मैं कोई रिलेशन निकाल लूँ तो आराम से चेक कर सकता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। क्योंकि मेरे को बेसिकली निकालना क्या है कि रेशियोज़ पता है, लोकस ऑफ क्यू पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, एम की वैल्यू फिक्स करी हुई है, इसका मतलब एम तो मेरे उस लोकस के अंदर आएगा, थीटा नहीं आना चाहिए है ना, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं किया, और फाई भी नहीं आना चाहिए क्योंकि फाई तो मैंने इंट्रोड्यूस करा है। तो फाई और थीटा दोनों को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ हमने कंडीशन यूज़ ही नहीं करी अभी तक कि भाई y इक्वल टू एम एक्स वाली जो लाइन है ना, उसकी स्लोप को यूज़ ही नहीं किया है ना, तो हमें वो भी यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखा कि भाई जो ओ आर है ना, आर के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो ओ आर की जो स्लोप है वो एम है, तो उसका एडवांटेज लो। तो यहाँ से क्या पता लगा, जो स्लोप है ओ आर के कोऑर्डिनेट से निकालूंगा तो क्या निकलेगा, आर के कोऑर्डिनेट्स का रेशियो, तो ये आएगा 3 साइन ऑफ फाई प्लस 3 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 3 कॉस ऑफ फाई प्लस 3 कॉस ऑफ थीटा, ये बराबर तुम्हारे किसके आ जाएगा, एम के। सही बात है कि नहीं। 3 को हटा दो, 3 तो कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हें क्या लगाना है, सिंपल फार्मूला लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो। साइन फाई प्लस साइन थीटा क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ फाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या बनेगा, कॉस फाई प्लस कॉस थीटा, तो ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ फाई प्लस थीटा बाई 2 कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ साफ दिख रहा है 2 से कट गया और ये कॉस इस कॉस से कट गया, बचा क्या, tan ऑफ फाई प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, बात क्लियर है। तो m इसके बराबर आ गया, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि फाई प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये रिलेशन निकाल लिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, फाई को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो इतना आसान नहीं है इन एंगल्स को रिड्यूस करना। क्लियर है ना बात। यहाँ पे अगर मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स रिड्यूस करूँ कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, ये आ रहा है हमारा कॉस ऑफ फाई प्लस 3 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा कॉमा साइन ऑफ फाई प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ फाई। क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज़ तुम यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे होगे कि ये जो है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक्चुअली है क्या, कि ये भी एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है। अगर इसकी इक्वेशन लिखने के जाओगे तो कैसे लिखोगे,
इसकी अगर इक्वेशन लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर सी है, सी पे ही है, इसका जो रेडियस है वो 1 है। तो इसको अगर तुम एनालॉगस लोगे ना, जो हमें गिवन है, ये आर पॉइंट की इक्वेशन से एनालॉगस लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इसकी इक्वेशन असल में क्या है, x माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तुम्हें आई होप सो पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा तो सिंपल सी बात है, इसको इक्वल टू x मानो, इसको इक्वल टू y मानो, साइन फाई और कॉस फाई को आइसोलेट करो, दोनों में स्क्वायरिंग करके ऐडिंग कर दो, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये जैसे ही आ गया, अब क्या कह सकते हैं कि ये एक फैमिली ऑफ सर्कल है, मतलब सिमिलर सा ही है ना, सिमिलर सा है। लेकिन हमें एक्चुअली m को अगर फिक्स कर दे, उससे रिलेटेड चाहिए ना, m को अगर हम फिक्स कर पाएँ, m को हम इन्वॉल्व कर पाएँ बेसिकली ना, m अगर इन्वॉल्व हो गया इसमें तो हम इक्वेशन काफ़ी अच्छी बना पाएंगे। चलो ये हमने एक बात देख ली काफ़ी सिमेट्री से, इसको हम कैलकुलेशन में ले जाते हैं। फाई जो है मेरा क्या आएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ m माइनस थीटा। 2 tan इनवर्स ऑफ m को कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर, सही है ना, माइनस थीटा, ये आ गया फाई। तो मैं चाहता हूँ कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू निकाल लो, इससे थीटा की फॉर्म में आ जाएगा ना और m की फॉर्म में। तो यहाँ पे कॉस ऑफ फाई, ये मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर माइनस थीटा। एक्सपेंशन करना पड़ेगा इसमें, तो एक्सपेंशन करो, कॉस ऑफ tan इनवर्स है ना, तो मैं कॉस ऑफ tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करा, यहाँ पे क्या बना, 1 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना बात। और जैसी ये बात लिखी, साथ में क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा, फिर प्लस में साइन ऑफ थीटा, और फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स में चेंज करूँगा तो क्या बनेगा, 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना बात। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या बन गया, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस m स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं साइन ऑफ फाई निकालूँ, साइन ऑफ फाई, तो उसको कैसे कह सकता हूँ कि ये साइन ऑफ, हाँ, tan इनवर्स ऑफ 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर है माइनस थीटा। साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले क्या आएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग है ना, उसको साइन इनवर्स में करके जब लिखा था हमने पहले, तो वो बना था 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, फिर साथ में कॉस ऑफ थीटा, क्लियर है, और माइनस में अपने पास क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ, हाँ उसको चेंज करा तो हमने क्या बना था, 1 माइनस m स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस m स्क्वायर, क्लियर है बात, ठीक है। तो अब जो है ठीक है, अब हम काफ़ी सिंपली लिख सकते हैं क्या। अब q के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स को लिखो भाई, q का जो x कोऑर्डिनेट है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
तो क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या आ गया, कॉस ऑफ फाई था, है ना। कॉस ऑफ फाई तो ये लंबा सा निकल गया, तो कॉस ऑफ फाई अपने पास क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा 2m, ठीक है। और ये रेशियो तो इधर ही ले जाओ, है ना, प्लस यहाँ पे क्या था ओरिजिनली 3 कॉस थीटा ना, 3 कॉस थीटा। क्लियर है बात, ठीक है ना। फिर मेरे पास क्या है, जो y कोऑर्डिनेट था इसका क्या था, y कोऑर्डिनेट था इसका साइन फाई, साइन फाई निकाल लिया हमने ना। तो साइन फाई क्या आया है, 2m कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या आया डिवाइड में 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा। क्लियर है बात। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा रेशियो को ले लो ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो इसको। कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2m स्क्वायर प्लस 4, सही बात है, देख लो एक बार, 2m स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है ना। क्लियर है बात। साइन थीटा का क्या आ रहा है, 2m साइन थीटा डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में हमारे पास आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम ही चीज़ होएगी, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सिमिलर होंगी। क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 2m कॉस थीटा, और फिर तुम्हारे पास है, तुमने माइनस साइन कॉमन आउट कर रखा ना, तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बना 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आएगा +1, +1 आएगा, नहीं -3 आएगा, ठीक है। क्लियर है। नहीं, अगर इस माइनस को यहाँ पे जोड़ता तो ऐसे बनता ना, और 3m स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे 4m स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे प्लस का 4m स्क्वायर -2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है। बताओ भाई, ये चीज़ भी क्या कोई मुश्किल चीज़ है, कैलकुलेशन होके थोड़ा रिड्यूस करा जा सकता है, थोड़ा रिड्यूस। 2m यहाँ पे बराबर दिख रहा है, जो दूसरा वाला कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं दिख रहा, है ना। तो क्या करा जा सकता है, तो एक से कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल लें और दूसरे में डाल दें तो क्या कुछ हो सकता है। पहले से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देता हूँ ना, तो पहले से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m टाइम्स x माइनस अपने पास क्या आएगा, 2m स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2m कॉस थीटा, बस ठीक है ना, बस इतना ही है। ओके, तो साइन थीटा को अब इसमें डाल दो, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है। तो 2m कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया,
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये बनेगा 4m² + 2 डिवाइडेड बाई 2m टाइम्स x। और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस में 4m² + 2 डिवाइडेड बाई 1 + m², यहाँ पे आ गया 2m² + 4 डिवाइडेड बाई 2m इंटू कॉस थीटा इक्वल टू y। तो यहाँ पे मुझे कॉस थीटा अगर मैं कॉमन आउट करूँ, है ना, 1 + m² भी कॉमन आउट करूँ तो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ऊपर तो देखो m⁴ तक कुछ जाएगा ना, 2m को भी कॉमन आउट कर दो, ठीक है ना, और x को तो दूसरी तरफ ले जाओ, y माइनस 4m² + 2 टाइम्स x डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, 2m² है ना, माइनस में ये आएगा 4m² + 2, यहाँ पे 2m² + 4, ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इसको देख लो, ये क्या बन रहा है 4m², ये क्या बन रहा है 8m², और जब इधर से मल्टीप्लाई करोगे 16, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 20m², यहाँ m⁴ आएगा, और क्या आएगा +8, ठीक है ना, और ये नेगेटिव में सारा कुछ, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 8m⁴, यहाँ पे क्या बन जाएगा +16 m² + 8, तो यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन आउट करूँ तो ये m² + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट है ना, और नीचे भी m² + 1 का स्क्वायर है, तो एक फैक्टर कैंसिल आउट करो, ये बना -4 cos थीटा डिवाइडेड बाय -4 cos थीटा m² + 1 डिवाइडेड बाई 2m इक्वल टू y माइनस 4m² + 2 डिवाइडेड बाई 2m टाइम्स x, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो मेरे पास क्या आ गया, 2m मैंने काट दिया था ना, तभी तो 8 का वो बना था, यहाँ पे m है बस, क्लियर है, या फिर इधर 8 रहने दो, यहाँ 2m रख लो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम। तो तुमने 2m को काटा तो यहाँ पे क्या बना, तो ये बेसिकली बन रहा है 4m² + 2 टाइम्स x माइनस 2my, और यहाँ पे क्या बन गया 8m² + 1 टाइम्स cos थीटा। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। अब बस तुम्हें क्या करना है, वैसी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा कहाँ गया हमारा बेचारा, ये रहा ना, इधर cos थीटा की वैल्यू डालनी है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो करें फिर, चलो फिर इसको भी कर देते हैं ख़त्म। cos थीटा की वैल्यू डालेंगे, क्या बनेगा 1 + m² डिवाइडेड बाई 2m टाइम्स x माइनस, यहाँ पे क्या बन गया 2m² + 4 डिवाइडेड बाई 2m। cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे 8m² + 1 को डिवाइड में भी लेके जाना पड़ेगा ना, तो डिवाइड में तो 8m² + 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास क्या था, हाँ 4m² + 2, तो 4m² + 2 और अपने साथ क्या है x है -2my, ठीक है ना, क्लियर है।
तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे x वाले को सिंप्लीफाई करना है ना, बेसिक बात। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 8m² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2m² + 4 और यहाँ पे 4m² + 2 टाइम्स x, है ना। सही चीज़ है ये, ठीक है ना, सही किया है ये, ठीक लग रहा है। ये अपने पास नीचे क्या आ जाएगा, 2m × 8m² + 1 और माइनस में अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस में नहीं प्लस में, 2m² + 4 टाइम्स y, ठीक है। x वाले को सिंप्लीफाई करना है, अब ज़रा जल्दी करो। ये क्या बन रहा है अपने पास और ये क्या बन रहा है, इसको तो सीधा कर दो। ये क्या बना, m⁴ + 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 16m² + 8 और इसको देख लो ज़रा, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 8m⁴ और यहाँ पे क्या बन रहा था, 20 बन रहा था ना पहले m² और यहाँ पे +8, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -4m² आ रही है। नीचे के 2m से एक फैक्टर कैंसिल आउट करो तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2m² + 4, ठीक है, 2m² + 4 यहाँ पे फैक्टर भी आएगा ना 8m² + 1 का। तो यहाँ पे 2m² + 4 × y डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स m² + 1 माइनस 2mx डिवाइडेड बाय 8m² + 1, ठीक है ना। ये मेरे पास वैल्यू आ गई sin थीटा की। ओह माय गॉड, क्या चीज़ आ रही है ना। sin थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, cos थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। 8m² + 1 को भी 8m उसको उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बना 8m² + 1। अब ज़रा भाई मुझे बताओ, ये जो दोनों वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, क्या तुम लोकस निकाल सकते हो, है ना। अच्छा सवाल ये, कैलकुलेटिव है काफ़ी लेकिन अच्छा भी है। स्क्वायरिंग एडिंग करी तो क्या बना, 8 टाइम्स m² + 1, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 4m² + 2 टाइम्स x माइनस 2my का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2m² + 4 टाइम्स y माइनस 2mx का स्क्वायर। आई होप सो कि ये लोकस आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने काफ़ी कैलकुलेशन करी है। देखो हालांकि इसमें सिमेट्री काफ़ी थी, कैलकुलेशन के वक्त हमें दिखी गई सिमेट्री काफ़ी थी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया बीच में और सॉल्विंग अच्छे से होगी। तो ये हमारा लोकस है। आई होप सो कि हमने कोई कैलकुलेशन एरर ना करा हो, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन थी इसमें। हमें पूछा क्या था, अच्छा m की वैल्यू फिक्स कर रखी और हमें बेसिकली कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हो वो पूछा हुआ है। पहले ऑप्शन को देखो, m = 1, तो m को अगर मैं 1 डाल दूं तो लोकस क्या बन जाएगा, m को अगर इसमें 1 डाल दिया जाए तो अगर m = 1 है तो लोकस क्या बन गया, m², ये 1 बन गया तो 1 + 1 2 और 2 × 8 16, तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गया। अच्छा वो वाला पॉइंट भी डाल देता हूँ ना, पॉइंट क्या था वो 0,32/√5, 32/5 का होल रूट, तो 0,32/5 ये पूरा डालना है,
तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो है ना, तो ये 0 माइनस 2 टाइम्स m की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे 32/5 का स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर प्लस x को अगर 0 डाल दिया y कोऑर्डिनेट ही रह गया ना इसमें, m की वैल्यू 1 है तो ये 6 टाइम्स 32/√5, √5 नहीं यार, होल रूट है इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है 32/5, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 40 बन गया है ना, और 5 से अगर तुम ये काटोगे तो ये 8 बन गया। तो 32 में से एक 2 उधर ले जाओ तो ये भी 16 का स्क्वायर आ रहा है राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही कह रहा है ना, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो ए ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अब हमें क्या डालना है, m इक्वल टू -1, ठीक है, m इक्वल टू -1 एक बार डाल के देखते हैं 1,3 के लिए, डाल दो। तो 1,3 के लिए डाल रहे हैं ना, तो हमने क्या डालना है, m इक्वल टू -1 डालना है 1,3 के लिए। क्लियर है बात, तो ज़रा कैलकुलेशन इधर ही कर लेते हैं। चलो, आई होप सो कि आपको ऐसे सवाल की थोड़ी आदत होगी कैलकुलेशन करने की ना, थोड़ा सा आपको रिग्रेस होना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में कभी कभार सवाल जो होता है आसान होता है लेकिन लंबा होता है। m इक्वल टू एम स्क्वायर जहाँ पे भी दिख रहा है वहाँ पे तो वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, है ना, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर ही बनेगा। यहाँ पे m स्क्वायर है तो वो भी 6 टाइम्स x, तो 6 टाइम्स x जो है, x की वैल्यू 1 है तो ये 6 ही आ गया, माइनस यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स m की वैल्यू -1 है तो ये प्लस बन गया, 2 टाइम्स 3 तो ये भी 6 आ गया इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास आ रहा है 6 टाइम्स 3, तो 6 टाइम्स 3 अपना कितना आएगा 18, माइनस, अच्छा ये प्लस बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 तो 2 इसका स्क्वायर। तो ये बेसिकली पूछ रहा है 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या ये बराबर आएगा 16 स्क्वायर के। मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि ये बराबर नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना, ये बराबर नहीं आने वाले। 4 स्क्वायर को अगर कॉमन आउट करोगे इधर तो 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3 स्क्वायर, तो ये डेफिनेटली बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना, बी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्योंकि उसमें एक ज़ीरो है, m इक्वल टू -2 के लिए 0,2 को चेक करना है। तो m इक्वल टू -2 के लिए 0,2 को चेक करना है। तो यहाँ पे एक बार इक्वेशन को लिखते हैं फिर से। तो यहाँ पे अगर m को -2 डालूँगा तो m स्क्वायर 4 बन गया, m स्क्वायर प्लस 1 क्या बन जाएगा, m स्क्वायर ये 5 बन जाएगा, 5 इंटू 8 40 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 ही होगी, y की वैल्यू 2 आ गई तो -4m, m की वैल्यू -2 है तो ये 8 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, m स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 इंटू 2 24 का स्क्वायर। तो आई होप सो कि इसमें भी कोई शक नहीं होगा कि ये दोनों बराबर नहीं होने वाले, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 8 का फैक्टर दिख रहा है तो 8 स्क्वायर तो कॉमन आउट कर दो, 1 प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो ये बन रहा है 8 स्क्वायर इंटू 10। क्लियर है ना, ठीक है बात। और
ये यहाँ पे 10 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर बन रहा है, तो कहीं से भी ये बराबर नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एक बार सी ऑप्शन चेक कर लेते, लास्ट ऑप्शन है कैलकुलेशन। आई होप सो कि इसमें थोड़ी सी कम हो, m इक्वल टू 2, ठीक है, m इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है ना, m इक्वल टू 2 देख लेते हैं। पॉइंट्स थोड़े वियर्ड हैं इस बार, ठीक है। पॉइंट्स क्या हैं, -8/5 एंड -2/5, तो -8/5 -2/5, ठीक है ना। इसको ज़रा चेक कर लो लास्ट ऑप्शन, इसके बाद हम ज़रा ओवर करते हैं इस वीडियो को, ठीक है ना। तो m की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन रही है, m की वैल्यू 2 रखी है, अच्छा ये तो सेम ही बन रहा है, 40 का स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो मेरे को यहाँ पे क्या पता लग रही है कि m की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 2 18, तो ये 18 बना ना। x की वैल्यू क्या थी -8/5 माइनस यहाँ पे +4 बन जाएगा, नहीं सॉरी -4 ही बनेगा, 2 है ना इस बार वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे -4, y की वैल्यू क्या थी -2/5, इसका स्क्वायर हो रखा है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा m स्क्वायर अपना 4 है, m स्क्वायर इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12, तो 12 टाइम्स अपने पास क्या आएगा -2/5, माइनस यहाँ पर क्या आएगा -4 टाइम्स x की वैल्यू यहाँ पे -8/5 थी, ठीक है, इसका स्क्वायर। हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी भर भर के है। 8 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये तो 8 बन गया ना, ये 4 और ये 2 मिलके 8 बन गया, और यहाँ पे भी 8 है, तो 8 तो सीधा यहाँ से कॉमन ही हो गया, 8/5 मैंने कॉमन आउट ही कर लिया है ना, तो ये 1 - 18, ठीक है, ये चीज़ बन रही है, ठीक है, बात क्लियर है, और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। और क्या पता लग रहा है, और कोई कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का एक फैक्टर दिख गया 2 और 12 में, है ना, बल्कि 8 का फैक्टर दिख गया, 8 को कॉमन आउट करते हैं ना फिर, तो 8 को करो कॉमन आउट, 8/5, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे तो दिख रहा है कि -3, और यहाँ पे क्या बचा है +4, ठीक है ना, ठीक है, तो ये अपने पास बचा है, और इसका स्क्वायर है, क्लियर है ना। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आउट करूँ, ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ 19 का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये कहीं से भी किसी भी एंगल से बराबर आ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ क्या आ रहा है, ये देखो इसमें कोई 5 का फैक्टर नहीं है, और अगर इस क्वांटिटी में भी कोई 5 का फैक्टर नहीं निकला, तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है सारी फ्रैक्शन ही बन जाएगी, तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 1 है, ये 8 है, ये अपना बन गया 17 19 16361 प्लस 2, तो ये 362 बन गया। इसमें भी कोई 5 का फैक्टर नहीं है, इसमें भी 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये 25 जाएगा कहाँ, ये 40 का स्क्वायर कैसे बन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, तो डी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं था, तो ए हमें मिल चुका था, लेकिन फिर भी बी सी डी चेक करने ज़रूरी थे, क्लियर है बात। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें इसमें बताई मैंने, कैलकुलेशन काफ़ी थी इसमें,
ठीक है। और ये आपको करनी आनी भी चाहिए, ये इससे भागो मत, ठीक है। कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे ज्योमेट्री का। एंड जो इससे पिछला क्वेश्चन करा था हमने, उसमें क्या था, दिमाग लगाना था, प्रॉपर्टीज़ जाननी थी, 9वीं 10वीं वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही थी उसमें। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही अच्छे हैं। आई होप सो कि आप लोग अपना पेपर अच्छे से करोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पेपर अगर अच्छे से करना है, डर से बढ़ो आगे, है ना, कि भाई डरना नहीं है, ठीक है। चीज़ों से जब तक डरोगे तब तक पीछे रहोगे, है ना। और अगर तुमने डरना ही था तो अभी तक तैयारी क्यों करी, सिंपल बात। अगर अब तक तुमने तैयारी कर ली है जेईई एडवांस की, तो सिंपल सी वादा करो यहाँ पर कि डर के नहीं जाओगे पेपर में, ठीक है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि डरे होते हैं बच्चे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, तुम मत डरो, ठीक है। तुम्हारा स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाएगा एक तरह का, ठीक है। जो तुम्हारी असली में वहाँ पे स्कोर आना चाहिए वो ही स्कोर आएगा अगर तुम डरोगे नहीं, ठीक है। तो डरना बंद करो, नॉर्मल पेपर है, आसान सवाल भी आते हैं इस पेपर में, तुम्हारे जो एक लेवल बन चुका है उससे आसान सवाल भी आएंगे तीनों सब्जेक्ट्स में। तो ठीक है, यहाँ पे पेपर बस इतना समझ लो कि आसान भी आएगा, आसान पे भी कर लो, मॉडरेट सवालों पे भी कर लो, और जो हार्ड आएंगे उनको अवॉइड कर दो अगर नहीं हो रहे, है ना। तो बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखो। सब कॉन्फिडेंस का गेम है, जिसका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है उसके नंबर अच्छे आते हैं, वरना किसी के अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। बाकी आई होप सो कि आपका पेपर अच्छा जाए, और फिर मेरे को बताना आपका स्कोर कितना अच्छा या कितना अच्छा गया आपका पेपर।